टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास आप लोगों के सामने लेके आया यूजीसी नेट का, और ये चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो जो यूनिट है यूजीसी नेट का, जो यूनिट फर्स्ट का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट यूनिट का है। ये चैप्टर का नेम होगा कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़। तो देखिए कन्वर्टिबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ का मतलब क्या, पहले हम लोग समझेंगे वन बाय वन। देखिए कन्वर्टिबिलिटीज़ का मतलब है कि रुपीज़ को कन्वर्ट करना है कुछ अनदर करेंसी में, मतलब फॉरेन। सपोज दैट हम लोग जब जाते हैं फॉरेन टूर पे जाते हैं, तो हम लोग तो जब इंडिया से जाते हैं तो हम लोग को तो रुपीज़ लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो करेंसी रुपीज़ में चलती है। बट फॉरेन में जब हम लोग जाते हैं तो जिस कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का अपना करेंसी होती है। जैसे अमेरिका में मैं गया तो यूएस डॉलर का वहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यदि कोई जापान में पर्सन गया तो जापानी येन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर कोई यूके में गया तो ब्रिटेन का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यदि कोई चाइना में गया तो रेनमिनबी की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो करेंसी के नाम है रेनमिनबी है। बांग्लादेश का जैसे टका है, पाकिस्तान का तो रुपीज़ है, नेपाल का भी रुपीज़ है, श्रीलंका का भी रुपीज़ है। ये सब मैं फॉरेन करेंसी का नाम बोला। यदि सिंगापुर जा रहा हूँ तो सिंगापुर का जो डॉलर है वो वहाँ पे होगा। तो देखिए इस तरह से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता था कि हम इंडियन हैं, तो हम जब रुपीज़ लेकर के जाएंगे तो सिंगापुर में रुपीज़ तो एक्सेप्टेबल नहीं था। सीधे डायरेक्टली वो बोलते थे यू कैन नॉट ऑफर रुपीज़, यू कैन नॉट ऑफर रुपीज़। अब मुझे तो इंडियन जो भी पर्सन है उसको परेशानी होने लगते थे कि भाई मेरे पास तो रुपीज़ है, वो रुपीज़ तो एक्सेप्ट करेगा है, करता ही नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा करेंसी आता है वो एक्सेप्ट भी कर लेता था। जैसे कोई जो हार्ड करेंसी का मतलब बेसिक आप लोग समझेंगे कि हार्ड करेंसी वैसी करेंसी होती है जिसका जो करेंसी हमें अक्सर स्टेबल होता है। जैसे डेवलप कंट्री का जो करेंसी होती है हार्ड करेंसी होती है, और जो सॉफ्ट करेंसी का मतलब जो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री का जो आपका ये आता है करेंसी आता है, ये सब आता है सॉफ्ट करेंसी कहलाता है। जैसे अमेरिका का करेंसी हुआ, यूके का करेंसी हुआ, जापान का करेंसी हुआ, ये सब आपको हार्ड करेंसी में काउंटिंग होता है। तो देखिए उसी को बोला गया रुपीज़ को, कि मतलब रुपीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा डॉलर में, येन में, रेनमिनबी में, पाउंड स्टर्लिंग में, उसी को बोला जाता है कन्वर्टिबिलिटीज ऑफ रुपीज़। मतलब कि रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी फॉर ट्रांजैक्शन। मतलब क्या कि रुपीज़ को जब हम लोग अनदर करेंसी में जब इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्ट करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटीज ऑफ रुपीज़। अब कन्वर्टिबिलिटीज ऑफ रुपीज़ में दो चीज़ आती है बात। एक तो आता है करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। दूसरा है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। दो चीज़ आप ज़रा समझिए। जब हम लोग रुपीज़ को जब अनदर करेंसी में कन्वर्ट करते हैं फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूप में, तो उसको मैं बोलता हूँ करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। जब समझिए मतलब क्या समझे। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स ए रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब जब हम लोग इंडियन रुपीज़ को कोई फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं ओनली करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। जैसे सपोज दैट हम लोग ट्रेवल करने के लिए गए, वहाँ पे कोई भी गुड्स परचेज किए, ट्रेवल के लिए हम लोग पेमेंट करना पड़ेगा कुछ फेयर्स के रूप में। तो इन सारे एक्सपेंस को हम लोग को जब इनकट करनी पड़ती है, और इनके लिए जब हम लोग रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में, तो उसको मैं बोलूँगा करेंट अकाउंट
कन्वर्टेबिलिटीज। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज क्या है। उसके बाद क्या है कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सा होता है। तो शायद आप लोग यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़े होंगे तो शायद अच्छी तरह से जान रहे हैं कि करेंट अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है। बट आप पढ़े हैं या ना पढ़े हैं ये डजेंट मैटर है, बट मैं यहाँ पे आपको और मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आपको करेंट अकाउंट होती है और कैपिटल अकाउंट होती है, तो कौन कौन सा आइटम करेंट अकाउंट में जाती है, कौन कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में जाती है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर और हो जाएगी। बट यहाँ पे आप सिर्फ ये समझिए कि करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज का मतलब होता है कि ये इंडियन रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जब हम लोग इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं कोई दूसरे कंट्री का करेंसी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज। इन द सेम वे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज में भी वही बात होगा। इंडियन रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और वाइस वर्सा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब देखिए वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा। इन द सेम वे यदि कोई फॉरेनर यदि इंडिया में आया तो वो अपने डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाएगा, तो उसके लिए भी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि रुपीज़ को अगर डॉलर में कन्वर्ट करे या डॉलर को रुपीज़ में करे तो वो भी हो गया वाइस वर्सा, उसी को रहता है। उस सबको बोलेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो क्या समझे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज का मतलब इंडियन रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आपको एसएस तारापुर कमेटी भी बनाया गया था, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और सिर्फ मैं आपको पहले डिस्कस करूँगा किस चीज़ पे, तो मैं डिस्कस करूँगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। चूँकि मैंने फेरा में पढ़ाया, फीमा पढ़ाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वहाँ भी फॉरेन करेंसी का मैंने डिस्कस किया था। चूँकि फेरा में क्या था, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था, फेरा को क्यों हटाया गया, क्योंकि फेरा में क्या था कि उस ज़माने में हम लोग को ये प्रथा थी कि फॉरेन एक्सचेंज को, जो फॉरेन एक्सचेंज से उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको फॉरेन करेंसी को कंजर्व करके रखेंगे, आपको कंट्री उतना ही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो आप खुद सोचेंगे फॉरेन करेंसी को सिर्फ आप उसको स्टोर कीजिए, उसको यूज ही नहीं कीजिए, तो क्या आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए फेरा को हटा करके फीमा लाया गया था। वहाँ पे करेंसी का, फॉरेन करेंसी का जिक्र किया गया है और यहाँ पे भी। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे मैं जिक्र करता हूँ, आप लोग खुद समझ जाएंगे कौन सा करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज है और कौन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज है। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटीज का मतलब क्या हुआ। तो आप देखिए इंडियन रुपीज एंड इंडियन रुपीज and Indian rupees can be converted into another foreign currency, another foreign currency for current account, for current account transaction and और वाइस वर्सा। समझ गए क्या है? करेंट एंड इंडियन रुपीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉरेन करेंसी फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और वाइस वर्सा इज कॉल्ड करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है,
एन इंडियन रुपीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉरेन करेंसी फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और वाइस वर्सा इज कॉल्ड करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। पहली बात। दूसरा में क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज का मतलब होगा एन इंडियन रुपीज कैन बी converted into another foreign currency for capital account transaction. Rupees can be converted into another foreign currency for capital account transaction और वाइस वर्सा इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट समझ गए। इंडियन रुपीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉरेन करेंसी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और वाइस वर्सा इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये डेफिनेशन के थ्रू मैंने समझा दिया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप लोग नोट भी कर लेंगे इसका मतलब। अब यहाँ पे रहा बात कि आपको समझना है कि कौन सा करेंट अकाउंट है, कौन सा कैपिटल अकाउंट है। शायद बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोग पढ़े होंगे, दो प्रकार के अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोग पढ़े होंगे BOP। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोग पढ़े होंगे दो प्रकार के अकाउंट है। ऐसे भी हो सकता है करेंट अकाउंट, दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में भी शायद आप लोग स्टडी किए होंगे, मैं बता रहा हूँ। करेंट अकाउंट में भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें होता है ओनली गुड्स, ठीक ना। और करेंट अकाउंट में एक होता है और विजिबल इनविजिबल रेमिटेंस होगा। इंटरेस्ट ATC होता है। अब जरा समझिए, रेमिटेंस का मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसी को बोला जाता है यूनिलेटरल। इसको क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक पक्षीय लेन देन। ये क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई सब्सिडीज प्रोवाइड कर दिया गया, कुछ गिफ्ट दे दिया गया है, ATC, तो इसको बोला जाता है यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसी को रेमिटेंस बोला जाता है, इंटरेस्ट। अब मतलब करेंट का मतलब जैसे देखिए विजिबल, इनविजिबल, रेमिटेंस,
ठीक ना। रेमिटेंस का मतलब समझ गए होंगे, गिफ्ट वगैरह ये सब हो गया। इंटरेस्ट मतलब आप लोन वगैरह लेंगे तो इसका मतलब इन सारे कामों को करने के लिए जब हम लोग रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, किस में, फॉरेन करेंसी में या किसी अनदर कंट्री के करेंसी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज। करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज या फुल्ली कन्वर्टिबिलिटीज होती है, जबकि आपको कैपिटल अकाउंट आपको इसमें कुछ पार्शली कन्वर्टेबल होता है, सब पे अलाउड नहीं होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब कैपिटल अकाउंट में देखेंगे हम लोग, तो आप देखिए कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो एक होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में, दूसरा होगा NRI डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट, NRI डिपॉजिट यानी कि नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसका एक्सटर्नल ब्रोइंग का मतलब ये होती है कि जब एक कंट्री कोई अनदर कंट्री से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के पर्पज से यदि लोन लेती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंट का मतलब कि जब एक कंट्री कॉन्सेशनल रेट पे यानी कि यूनिलेटरल सिस्टम या मल्टीलेटरल सिस्टम से जब ये लोन लेती है तो उसको, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंट। जैसे अगर इंडिया अगर IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह से अगर लोन लेती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल असिस्टेंट, समझ गए। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन में आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ, शायद आप लोग नोट भी कर सकते हैं क्या क्या आएगा कैपिटल अकाउंट में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपको कौन कौन सा आता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो एक आता है FDI और FPI। FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जब कोई फॉरेन कंपनी यदि इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितना 10% और उससे ज़्यादा, तो उसको मैं FDI बोलूँगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शायद मैंने पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि FDI जब भी होती है तो किसी कंपनी पे ओनरशिप कंट्रोल करने के लिए या ओनरशिप को एक्वायर करने के लिए FDI किया जाता है। वो अक्सर होती है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI होती है। दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब कोई फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी, हमेशा याद रखेंगे FDI में जब भी होगा फॉरेन कंपनी होगा, बट FPI में क्या होगा, या तो फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी जब इंडिया में किसी कंपनी पे या कहीं पे भी जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है अप टू 10% तक, तो उसे मैं बोलूँगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। साथ साथ वो डिफरेंट सिक्योरिटी के रूप में इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे कुछ इक्विटी, कुछ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर के रूप में। तो FPI, चूँकि पोर्टफोलियो का मतलब होता है पार्ट बाय पार्ट, ठीक है, और उसी को नाम बोला था FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। हम लोग को साथ 2012 दिसंबर के UGC नेट एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म में पूछ दिया था। दिसंबर 2015 का एग्जाम में देखेंगे तो FII का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ब्रोइंग, शायद आप लोग समझ चुके होंगे। एक्सटर्नल असिस्टेंट NRI डिपॉजिट का मतलब होता है जब कोई फॉरेन इंडिविजुअल जब अपने इंडिया के बैंक में जाकर के पैसा डिपॉजिट करती है तो उसको बोला जाता है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। जैसे कि हम लोग यदि फॉरेन बैंक जैसे सिटी बैंक हुआ, यस बैंक में जब हम लोग पैसे को डिपॉजिट करके रखते हैं, तो मान कर चलिए अमेरिका का यस बैंक है या सिटी बैंक, तो अमेरिका के लिए उसको हो गया NRI, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट आ गया। अब यहाँ पे समझिए, इन सारा लेन देन के लिए जब कोई अगर इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करेगा फॉरेन करेंसी के रूप में, तो उसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को अच्छे से करने के लिए SS तारापुर कमेटी बनाया गया है, जो इससे रिलेटेड आइटम को रिकमेंडेड करती है, ठीक ना। और हमेशा याद रखेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटीज फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती है, या पार्शियल होती है। इसलिए यदि ये ईच एंड एवरी सेक्टर में गवर्नमेंट अलाउ कर देगी 100%, तो क्या होगा कि इंडियन मार्केट नीचे हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो इसलिए ये फुली कन्वर्टिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि हर जगह 100% FDI अलाउ नहीं है, कहीं कहीं 100% है, कहीं कहीं लिमिटेशन बांधी हुई है। FDI का भी मैंने बताया था पिछले क्लास में, इसको रूट होता है या तो ऑटोमेटिक रूट होता है या अप्रूवल बेसिस पे होता है। ऑटोमेटिक रूट के मतलब गवर्नमेंट वगैरह से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है। दूसरा होता है अप्रूवल बेसिस में, जिससे पहले गवर्नमेंट से RBI से अप्रूवल लेनी पड़ती है। थैंक यू, आज का क्लास यहीं पे एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो मैं अगले क्लास में लेके आऊँगा। थैंक यू।